हेलो स्टूडेंट्स, क्लासरूम में आपका वेलकम। आज जो एमसीक्यूज होंगे वो प्रीवियस ईयर के पैटर्न को बेस पे लेकर किया गया है और ये सब जो है केस स्टडी से रिलेटेड है, केस बेस्ड एमसीक्यूज। तो आप लोग तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन, आर्यन 17 वर्ष का एक स्टूडेंट है। कभी वो डॉक्टर बनना चाहता है, कभी अभिनेता और कभी यूट्यूबर। वह बार बार अपनी पसंद और लक्षण बदलता रहता है और स्वयं को लेकर हमेशा भ्रमित महसूस करता है। एरिक्सन के अनुसार आर्यन किस मनोसामाजिक संकट का अनुभव कर रहा है? ऑप्शन ए, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, बी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, सी, जनरेटिवली वर्सेस स्टैग्नेशन एंड इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। सही आंसर होगा बी, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। वो इसलिए क्योंकि किशोरावस्था में व्यक्ति अपनी पहचान खोजने का प्रयास करता है, बार बार लक्ष्य बदलता है और भ्रमित भी रहता है। ये सब लक्षण एरिक्सन के सिद्धांत के अनुसार रोल कंफ्यूजन का संकेत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रचित स्वयं परीक्षा में नकल करता है लेकिन दूसरों पर आरोप लगाता है कि वे बेईमान है। ये कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म है? ए, रेशनलाइजेशन, बी, रिग्रेशन, सी, प्रोजेक्शन एंड डी, डिस्प्लेसमेंट। इसका सही आंसर होगा सी, प्रोजेक्शन, क्योंकि प्रोजेक्शन में व्यक्ति अपने अवांछित विचार या व्यवहार दूसरों पर आरोपित करता है। कंफ्यूजिंग पॉइंट इसमें यह है कि प्रोजेक्शन जो है, प्रोजेक्शन अपनी कमी दूसरों पर थोपना है। प्रोजेक्शन का मतलब जनरली प्रोजेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को होता है। तो आप क्लियर कर लीजिए कि प्रोजेक्शन में अपनी कमी दूसरों पर थोपना और डिस्प्लेसमेंट में गुस्सा किसी दूसरे पर निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पर आधारित है। रिया की नौकरी चली गई। उसने इसे नई शुरुआत का अवसर माना और नए कौशल सीखना शुरू कर दिया। लेजारस के अनुसार यह किस प्रकार का अप्राइजल है? ए, हार्म अप्राइजल, बी, थ्रेट अप्राइजल, सी, चैलेंज अप्राइजल एंड डी, अवॉइडेंस अप्राइजल। सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा सी, चैलेंज अप्राइजल। जब व्यक्ति तनावपूर्ण परिस्थितियों को विकास के अवसर के रूप में देखता है और उसे चैलेंज मानकर एक्सेप्ट कर लेता है, तो इसे ही चैलेंज अप्राइजल कहते हैं। इसलिए सही आंसर सी, चैलेंज अप्राइजल। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक टीचर लगातार काम में दबाव, थकान और भावनात्मक खालीपन का अनुभव कर रहा है। परिणाम स्वरूप उसके पढ़ाने की रुचि भी धीरे धीरे कम हो गई है। यह स्थिति क्या दर्शाती है? ए, एंजाइटी, बी, बर्नआउट, सी, ओसीडी एंड डी, डिप्रेशन। सही आंसर क्या होगा? बी, बर्नआउट, क्योंकि बर्नआउट की क्या पहचान है? बर्नआउट लंबे समय तक क्रॉनिक स्ट्रेस के कारण होता है और उसकी वजह से मानसिक और भावनात्मक थकान महसूस होता है। मेन उसका लक्षण ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनल को केवल लिफ्ट में जाने से अत्यधिक भय लगता है लेकिन अन्य परिस्थितियों में वो नॉर्मल रहती है। यह किस डिसऑर्डर का उदाहरण है? ए, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, बी, पैनिक डिसऑर्डर, सी, स्पेसिफिक फोबिया एंड डी, ओसीडी। सही आंसर सी, स्पेसिफिक फोबिया, क्योंकि स्पेसिफिक फोबिया में एक्सक्यूज मी, डर किसी स्पेसिफिक वस्तु या परिस्थिति से जुड़ा रहता है। जनरली जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक फोबिया में कंफ्यूजन होता है। जनरलाइज एंजाइटी में क्या होता है? हर परिस्थिति में व्यक्ति अत्यधिक चिंतित होता है, जबकि स्पेसिफिक फोबिया में किसी विशेष चीज या विशेष परिस्थिति से वो अत्यधिक भयग्रस्त होता है।
तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, इसको कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर रखना चाहिए। नेक्स्ट केस बेस्ड क्वेश्चन है, एक व्यक्ति दावा करता है कि सरकार मेरे विचार पढ़ रही है, जबकि इसका कोई प्रमाण नहीं है। ये क्या है? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन या मायनिया? सही आंसर क्या होगा? बी, डिल्यूजन। क्योंकि डिल्यूजन का मतलब फॉल्स बिलीव, ऐसा फॉल्स बिलीव जिसको कितना भी आप रीजनिंग से काटेंगे, वो जिसको डिल्यूजन जिस चीज का होता है वो उससे निकलता ही नहीं है। कितना भी आप रीजनिंग दे दीजिए लेकिन वो वहां पे फिक्स हो जाता है, वो उसका जो फॉल्स बिलीव फिक्स हो जाता है। तो इसका सही आंसर डिल्यूजन ही होगा। जनरली हेलुसिनेशन डिल्यूजन में भी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। बेसिक फर्क ये है कि हेलुसिनेशन का मतलब है बिना वास्तविक स्टिमुलेशन के अनुभव। जैसे कि कोई वहां पे खड़ा नहीं है लेकिन आपको लगे कि कोई इंसान है, यानी स्टिमुलस कोई नहीं है। जैसे आपने परछाई देखा या पेड़ की परछाई देखी, आदमी लगा, तो वो इल्यूजन हो गया। लेकिन हेलुसिनेशन में वहां कुछ भी नहीं है लेकिन आपको परसीव आप कर रहे हैं कि वहां कोई खड़ा है, आपको देख रहा है, तो ये हेलुसिनेशन है। जबकि डिल्यूजन का मतलब फॉल्स बिलीव है। तो ये डिफरेंस हमेशा याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी प्रीवियस ईयर्स के आधार पे है। एक चिकित्सक डर कम करने के लिए मरीज को धीरे धीरे उस वस्तु के संपर्क में लाता है जिससे उसे भय लगता है। ये कौन सा टेक्निक कहलाता है? थेरेपी, साइकोथेरेपी का कौन सा टेक्निक है? ए, फ्री एसोसिएशन, बी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, सी, ड्रीम एनालिसिस एंड डी, टोकन इकोनॉमी। इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। और ये जनरली फोबिया के मरीजों पे यूज किया जाता है। इसमें ये बिहेवियर थेरेपी का एक टेक्निक है। इसमें क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन दिया जाता है और ग्रेजुअल एक्सपोजर का उपयोग किया जाता है। जिस चीज से डर लगता है बार बार उसके पहले उस इमेजिनेशन कराया जाता है, चित्र दिखाया जाता है, ओरिजिनल वो चीज़ों को अगर वो सिचुएशन दिखाने लायक है तो दिखाया जाता है, और धीरे धीरे जिस सिचुएशन से फोबिक रिएक्शन होता है उससे व्यक्ति डिसेंसिटाइज हो जाता है और फिर उस तरह की फोबिया दूर हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीबीटी यानी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? ए, केवल अनकॉन्शियस माइंड व्यवहार को नियंत्रित करता है, बी, थॉट्स अफेक्ट्स इमोशंस एंड बिहेवियर, सी, रीइंफोर्समेंट का कोई महत्व नहीं है, एंड डी, पर्सनालिटी जन्मजात होती है। इसमें सही ऑप्शन है बी, थॉट्स अफेक्ट इमोशंस एंड बिहेवियर। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में हमारे निगेटिव थॉट को समझने का की क्षमता विकसित की जाती है और उसमें सुधार की जाती है, निगेटिविटी को खत्म किया जाता है, और उसकी वजह से जब हमारा थॉट निगेटिव खत्म होता है तो हमारा बिहेवियर भी ठीक हो जाता है, निगेटिविटी खत्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट अपने दोस्तों के कहने पर कॉलेज के कार्यक्रम में भाग लेता है जबकि उसकी खुद की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। ये किस चीज का एग्जाम्पल है, किस चीज का उदाहरण दिया जा रहा है? आपके पास ऑप्शंस हैं, ओबीडियंस, बी, कंप्लियंस, सी, एग्रेशन एंड डी, कोऑपरेशन। सही आंसर है बी, कंप्लियंस। क्यों? क्योंकि कंप्लियंस में व्यक्ति अनुरोध मानता है, कोई आप रिक्वेस्ट करता है तो इच्छा नहीं भी है तो उसको मान लेता है ताकि लोगों की स्वीकृति बनी रहे। इसमें अक्सर कंफ्यूजन होता है कॉम्प्लियंस और ओबीडियंस में स्टूडेंट्स को। तो बेसिक फर्क क्या है? कॉम्प्लियंस में जो है रिक्वेस्ट माना जाता है जबकि ओबीडियंस में अथॉरिटी के आदेश का पालन किया जाता है। यानी ऑर्डर और रिक्वेस्ट में क्या फर्क है, वही फर्क इन दोनों में है। नेक्स्ट, एक टीम में सभी सदस्य नेता से सहमत हो जाते हैं जबकि कई लोगों को उस नेता का निर्णय गलत लगता है फिर भी सहमत हो जाते हैं, कोई विरोध नहीं करता है ताकि समूह में मतभेद ना हो। यह क्या दर्शाता है? ए, सोशल लॉफिंग, बी, ग्रुप पोलराइजेशन, सी, ग्रुप थिंक एंड डी, कन्फर्मिटी। सही आंसर
सी ग्रुप थिंक। क्यों? क्योंकि ग्रुप थिंक में हार्मोनी बनाए रखने के लिए लोग आलोचनात्मक सोच को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है कि ये गलत है, डिसीजन सही नहीं है, फिर भी वो विरोध नहीं करते हैं और इसी वजह से कई बार डिसीजन जो नेता है उसका गलत भी हो जाता है। अगला सवाल ये है, एक व्यक्ति मानता है कि सभी किशोर या टीनेजर्स गैर जिम्मेदार होते हैं। यह सोच क्या दर्शाता है? किस तरह का सोच है? प्रिजुडाइज, स्टेरियोटाइप, डिस्क्रिमिनेशन, एट्रीब्यूशन। सही आंसर क्या होगा? बी, स्टेरियोटाइप। क्योंकि स्टेरियोटाइप किसी समूह के बारे में अत्यधिक जनरलाइज धारणा बनाता है। यहाँ भी अत्यधिक जनरलाइज धारणा क्या है? पूरे किशोर वर्ग, पूरे टीनेजर्स पर ये आरोप लग गया कि वे गैर जिम्मेवार होते हैं, जबकि सच्चाई ऐसी नहीं होती है। तो इस तरह के थॉट को स्टीरियोटाइप कहा जाता है। एक स्टूडेंट देर से आया क्लास में, टीचर ने तुरंत मान लिया कि वो आलसी है, जबकि वास्तव में रास्ते में कोई एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण, ट्रैफिक जाम के कारण वो फंस गया था और उसको आने में लेट हो गई। तो ये जो टीचर ने धारणा बना ली कि वो आलसी है, ये किस कॉन्सेप्ट का उदाहरण या एग्जाम्पल है? ए, सेल्फ सर्विंग बायस, बी, हालो अफेक्ट, सी, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर एंड डी, कॉग्निटिव डिसोनेंस। इसमें सही आंसर क्या होगा? सी, फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। दूसरों के व्यवहार के कारण उनकी पर्सनैलिटी को मान लेना और परिस्थितियों को नजरअंदाज करना इस एरर की विशेषता है। दूसरों का व्यवहार सिचुएशनल भी हो सकता है, लेकिन उसको उनके व्यक्तिगत कारणों से जोड़ देना कि इसमें ये कमी है। तो इस तरह का जो सोच है ये क्या करता है? सिचुएशनल चीजों को अवॉइड कर देता है, जबकि कई बार सिचुएशन कारण होते हैं। तो इस प्रकार का जो एरर है वो फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर कहा जाता है। तो सही आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इमोशनल इंटेलिजेंस पे है और ये भी प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन के स्टाइल पे है। एक मैनेजर अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर तनावपूर्ण एक मैनेजर अपने कर्मचारियों की भावनाओं को समझकर तनावपूर्ण स्थिति को शांतिपूर्वक संभालता है। यह इमोशनल इंटेलिजेंस के किस पहलू को दर्शाता है? सेल्फ अवेयरनेस, बी, एम्पैथी, सी, मोटिवेशन एंड डी, क्रिएटिविटी। सही आंसर इसका क्या होगा? बी, एम्पैथी। क्योंकि एम्पैथी का मतलब क्या है? सम अनुभूति, यानी सामने वाला अगर किसी तकलीफ से गुजर रहा है और हम उसी तरह का महसूस करते हैं कि हम अगर उसकी जगह होते तो क्या अनुभव करते, ये सोचते हुए जो हम उसके साथ बिहेवियर करते हैं, इसी को सम अनुभूति या एम्पैथी कहते हैं। तो यहाँ जो मैनेजर है वो भी क्या कर रहा है? उनके इमोशन या भावनाओं को महसूस करते हुए रिस्पॉन्स दे रहा है, इसलिए यहाँ सही आंसर एम्पैथी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई असफलताओं के बाद भी पूजा ने प्रयास जारी रखा और अंततः सफलता प्राप्त कर ली। यह उसके किस गुण को दर्शाता है? ए, एग्रेशन, बी, न्यूरोटिसिज्म, सी, रेसिलेंस एंड डी, डिपेंडेंसी। ऑप्शन ए, एग्रेशन, बी, न्यूरोटिसिज्म, सी, रेसिलेंस एंड डी, डिपेंडेंसी। सही आंसर क्या होगा? रेसिलेंस। क्योंकि रेसिलेंस कठिन परिस्थितियों से उबरने और पुनः प्रयास करने की क्षमता को कहते हैं। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सी। अगला सवाल, एक काउंसलर क्लाइंट की बात ध्यानपूर्वक सुनता है, बीच में बिल्कुल नहीं रोकता, बिल्कुल नहीं टोकता और उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करता है। यह कौन सा कौशल है? एक्टिव लिसनिंग,
मॉडलिंग, रीइंफोर्समेंट। सही आंसर क्या होगा इसमें? एक्टिव लर्निंग, क्योंकि एक्टिव लर्निंग की ये विशेषता है अपने बॉडी लैंग्वेज, अपने हाव भाव, हर चीज से सामने वाले को महसूस करना कि मैं आपकी बातों को ध्यान से सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ। तो यहाँ काउंसलर इसी एक्टिव लिसनर बना हुआ है और उसकी बातों को ध्यान से सुन रहा है, इसलिए सही आंसर है एक्टिव लिसनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीना अपनी मित्र के दुख को गहराई से समझने का प्रयास करती है और उसकी भावनाओं को महसूस करती है, यह क्या है? इससे मिलता जुलता मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पूछा था, ऑप्शन देखकर आपको आंसर समझ में आ जाएगा। ए सिंपैथी, बी एम्पैथी, सी प्रोजेक्शन एंड डी आइडेंटिफिकेशन। बिल्कुल सही, सही आंसर बी एम्पैथी है। क्यों? क्योंकि एम्पैथी में दूसरों की भावनाओं को महसूस किया जाता है, जबकि सिंपैथी में सहानुभूति, जैसे किसी को देख कर दया लगा, वो बेचारा बहुत उसके साथ बुरा हुआ, ये सहानुभूति है। और अगर किसी को देखा, उफ, उसकी जगह अपने आप को देखने लगे, मेरे साथ भी ऐसा होता तो कैसा लगता, और ये सोचकर उस पर जो हम भाव व्यक्त करते हैं वो एम्पैथी या समानुभूति हुआ। तो सहानुभूति और समानुभूति में ये डिफरेंसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्टूडेंट केवल पुरस्कार पाने के लिए पढ़ाई करता है, यह किस मोटिवेशन का एग्जाम्पल या उदाहरण है? इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक, अचीवमेंट या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सही आंसर है एक्सट्रिंसिक, क्योंकि ये वो गुण है जिसमें आदमी कुछ, एक होता है ना कि अचीवमेंट, एक होता है कि आंतरिक खुशी के लिए, एक होता है कि नहीं कुछ चीजों के लिए अगर हम कर रहे हैं तो उस भावना से अगर करते हैं तो ये बाहरी चीजों के प्रति हुआ, तो सही आंसर इसमें बी होगा। राहुल सफलता का श्रेय अपनी मेहनत को देता है, लेकिन असफलता के लिए परिस्थितियों को दोषी मानता है, यह क्या है? प्रोजेक्शन, हैलो इफेक्ट, सेल्फ सर्विंग बायस या कॉग्निटिव डिसोनेंस। सही आंसर क्या होगा इसमें? सी सेल्फ सर्विंग बायस, कि अपने चीजों को जब सक्सेस जो हुआ तो हम उसमें क्या करते हैं, व्यक्ति सफलता का श्रेय अपने आप को दे देता है, लेकिन जब असफलता होती है तो असफलता के लिए अपने आप को दोष न देकर बाहरी परिस्थितियों को दोष देने लगता है। इस मनोभावना को ही कहते हैं सेल्फ सर्विंग बायस। तो इस प्रकार की कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आ सकते हैं। अब तो एग्जाम का बहुत कम दिन बच चुका है और आप लोगों ने पूरी तैयारी कर भी ली है, इसलिए एकदम रिलैक्स होके कॉन्फिडेंस के साथ रहिए और अच्छे से अच्छा एग्जाम दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।